हेलो गाइस, तो अभी तक हमने वर्ण पढ़ लिया। वर्णों का मैंने रिवीजन भी करा दिया आपको। तो अब हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी कि वर्णों का उच्चारण स्थान होता क्या है, आखिर ये होते क्या है। और ये एग्जाम का एक VBI क्वेश्चन कर लीजिए, आपके 10th के, 11th के, 12th के और कंपटीशन एग्जाम के भी। यानी कि आप एक बार इसे पढ़ते हैं तो ये आपको बहुत बार काम देगा, बहुत अधिक बार काम देगा। हिंदी में भी काम देगा, संस्कृत में भी काम देगा। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये है कि वर्णों का उच्चारण स्थान आखिर होता क्या है, आखिर ये वर्णों का उच्चारण स्थान होता क्या है। तो हम देखते हैं कि चूंकि ये भी हमने पढ़ा, स्वर वर्ण में बहुत सारे वर्ण थे, व्यंजन वर्ण में बहुत सारे वर्ण थे। तो अभी मैं आपसे जो भी बोल रही हूँ, अभी मैं आपसे जो बोल रही हूँ, या दिन भर आप जो भी बोलते हैं, किसी से भी कोई भी व्यक्ति आपको बोलता हुआ दिखाई देता है तो वो कुछ ना कुछ वर्ण बोलता है, वो वर्णों का ही मेल को बोलता है। चूंकि मैं आपको बताई थी कि वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है, और उसी प्रकार शब्द, वाक्य, पैराग्राफ, तो इंसान जो भी कुछ भी बोलता है तो वो एक जगह से निकलता है, यानी एक स्थान से निकलता है, किसी न किसी अंग से निकलता है। तो आखिर ये शब्द निकलते कहाँ से हैं, इसी को कहते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। जैसे हमारी लाइफ में टंग का यानी जीभ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम जो बोलते हैं वो जीभ की सहायता से बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति के जीभ नहीं होते, यानी कि कटे होते हैं किसी वजह से, तो वो गूंगे हो जाते हैं, वो गूंगे हो जाते हैं, यानी कि वो बोल नहीं पाते। आपने अगर कोयला मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, तो उसमें एक सीन दिखाया जाता है कि शाहरुख खान के मुंह में कोयला डाल दिया जाता है, गरम कोयला डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से कि उनका जो जीभ होता है वो कहीं पे सट जाता है, यानी गर्मी की वजह से, वो जलन की वजह से जीभ सट जाता है और वो बोल नहीं पाते। चूँकि उसमें बाद में वैद्य उनको ठीक कर देते हैं। तो जीभ की यहाँ भी आपने देखा कि जीभ का ही काम था कि जीभ जब सट गया तो वो बोल नहीं पा रहे थे, फिर जब उसे ठीक किया गया तो वो बोलने लगे। तो वही कारण हमारे जीवन में भी, वही काम हमारे जीवन में भी होता है कि जब हमारा टंग सही सलामत रहता है, हमारा जीभ सही सलामत रहता है, तो हम बोल लेते हैं। आपने कुछ व्यक्ति को देखा होगा जिसकी कि जीभ छोटे होते हैं, यानी अविकसित जिसे कह सकते हैं, या विकृत, तो वो लोग तुतला कर बोलते हैं, यानी वो सही से वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाते, सही से शब्दों को बोल नहीं पाते। तो यही होता है वर्णों का उच्चारण स्थान। तो जीभ के साथ साथ और भी कई अंग होते हैं जो कि वर्णों के उच्चारण में योगदान देते हैं। जैसे कि जीभ के अलावा अगर बात की जाए तो जीभ होते हैं, उसके बाद कंठ होते हैं। कंठ भी कुछ ध्वनियाँ, कुछ वर्ण देखते होंगे कंठ से निकलता है, जब आप बोलते हैं तो ये कंठ यहाँ यहाँ इससे निकलता है। उसके अलावा देखिए तालव्य भी होता है, तालु यानी जिसे तालु कहते हैं। तो तालु क्या होता है, आपके जो जस्ट जीभ के ऊपर का भाग है, जस्ट के जीभ के ऊपर का भाग है। आप अगर चॉकलेट खाते होंगे, कोई ऐसा चॉकलेट जो कि आपके टीथ में लटक जाता होगा, तो वो क्या होता है कि आपके तारों में भी, यानी तलवे में भी जाकर फंस जाता है, तो वही स्थान कहलाता है तालु। उसके अलावा देखिए एक होता है मूर्धा, एक होता है मूर्धा। तो ये मूर्धा क्या होता है, तो हमारा जो ये पार्ट है मूर्धा, हमारा जो ये मसूड़ा का पार्ट है उसके जस्ट ऊपर का भाग मूर्धा कहलाता है। मसूड़ा के जस्ट ऊपर का पार्ट अगर आप देखेंगे तो वो मूर्धा कहलाता है। इसके अलावा नाक देख लीजिए, नाक से भी चीज़ें बोली जाती हैं। आपने किसी व्यक्ति को देखा हो कि वो जल्दी जल्दी अगर साफ नहीं बोलता है तो आप कहते हैं नाक से बोल रहे हो क्या, नाक से, यानी कि नाक का भी महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से शब्द, यानी कौन कौन से अक्षर कहाँ कहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये VBI है और एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर कंपटीशन के एग्जाम की बात करें तो उसमें 2-3 क्वेश्चन, और बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो उसमें तो 5, 6, 7, 8 नंबर कह लीजिए, 5-6 नंबर तो एकदम फिक्स है कि इससे आते ही आते हैं। तो क्यों ना, और इसमें है कि याद करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप याद करेंगे कि क यहाँ से निकलता है, ख यहाँ से निकलता है, ग यहाँ से तो पता चलेगा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, पूरी तरह आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो तो इसे ट्रिक से याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी। ये ट्रिक बहुत ईजी है, आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। मैं ये 10th में ही पढ़ी थी, हिंदी और संस्कृत के लिए मैंने इसे 10th में पढ़ा था और मुझे आज तक याद है, मैं अभी तक नहीं भूली। ऐसा ट्रिक है, फिर मुझे 11th में भी काम दिया, 12th में भी, और कंपटीशन में भी काम दे रहा है। तो देखिए, अब इसी तरह से इसी पर हम बात करते हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। 2 से 3 बार में आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अब देखिए क्या है, अकुह विसर्ज कंठ, अकुह विसर्ज कंठा। आप 1 से 2 बार मेरे साथ भी बोल सकते हैं, अकुह विसर्ज कंठा, अकुह विसर्ज कंठा। अब देखिए इससे क्या क्या निकल के आया है, ओ, आ, इसी में ओ के तहत ही आ,
उसके बाद देखिए आपको क दिख रहा है यानी कवर्ग। तो कवर्ग में क्या क्या आ गया, ओ आ। कवर्ग में क्या क्या आ गया, क ख ग घ और अंगो, ये आ गया कवर्ग में। जब भी मैं कवर्ग बोलूँगी तो आप समझ जाइएगा क ख ग घ अंगो। चवर्ग बोलूँगी तो च छ ज झ य और टवर्ग बोलूँगी तो ट ठ ड ढ न और क ख तो सबको याद ही है। तो ओ आ कवर्ग और आपको दिख रहा है यहाँ ह, ओ आ कवर्ग ह, और एक चीज़ दिख रहा है विसर्ज यानी कि विसर्ग। तो ओ आ कवर्ग और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है, तो उसका उच्चारण होता है कंठ से, कंठा कंठा। देखिए यहाँ तो ओ आ कवर्ग यानी क ख ग घ अंगो ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अब देखिए आपको यदि ट्रिक याद रखिएगा तो आपके दिमाग में जैसे आप कुछ देखिएगा तो आपके दिमाग में आएगा अकुह विसर्ज कंठा। इसका मतलब ओ आ कवर्ग यानी क ख ग घ अंगो ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। आप फटाक से लगा दीजिएगा। अगर इसमें से कोई भी आपको शब्द दे दिया जाएगा, ख दे दिया जाएगा, ख अक्षर की बताइए ये कहाँ से निकल रहा है, इसका उच्चारण स्थान का, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ था। ओ कवर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। उसके बाद दूसरा है देखिए लिर्तुल सानाम दंता। आप मेरे साथ बोलिएगा लिर्तुल सानाम दंता, लिर्तुल सानाम दंता। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है। इसमें आपको लॉ दिख रहा होगा, पहले लिरी दिख रहा होगा, लॉ दिख रहा होगा, तो लॉ लिरी। उसके बाद देखिए तौ दिख रहा होगा, तौ का मतलब तवर्ग, तौ का मतलब तवर्ग यानी कि त थ द ध और न। तो लिरी लिरी तवर्ग और दंत सौ, दंत सौ। जैसा कि दंत सौ के नाम से ही पता चल रहा है कि ये दांत से निकल रहा है, दंत सौ, दंत यानी दांत लगा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे, लिर्तुल सानाम दंता, यहाँ दांत है तो लिरी लॉ लिरी तवर्ग यानी तथ धो नौ और सौ का उच्चारण स्थान, दंत सौ का उच्चारण स्थान क्या है, ये दांत है, ये दांत है, लिर्तुल सानाम दंता। उसके बाद तीसरा देख लीजिए इचुई सानाम तालु, इचुई सानाम तालु, इचुई सानाम तालु। अब देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, ई। आपको ई दिख रहा होगा तो इस ई में दोनों आ गया यानी हर्षई और दीर्घई, हर्षई और दीर्घई। तो हर्षई दीर्घई और उसके बाद च दिख रहा है यहाँ च यानी कि चवर्ग, यानी कि चवर्ग, चवर्ग यानी च छ ज झ य, ये पांचों। तो यहाँ हो गया हर्षई दुर्गई चवर्ग यो और एक हो गया तालव्य श, ये तालव्य श। जैसा कि नाम से पता चल रहा है तालव्य श का मतलब तालु। तो यहाँ आपने देखा इचुई शानाम तालु, इसका मतलब हर्षई दीर्घई चवर्ग यानी च छ ज झ यो और तालव्य श का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ये तालु है। आप सिर्फ चवर्ग का मतलब ये समझिए, आपको याद सिर्फ चवर्ग ही रखना, इतना लंबा नहीं कि च छ ज झ यो भी आपको साथ में बोलना है, नहीं। हर्षई दीर्घई चवर्ग यो और तालव्य श का उच्चारण स्थान तालु है, उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। अब देखिए रिटुर सानाम मूर्धा, रिटुर सानाम मूर्धा। यहाँ देखिए री आया तो इसका मतलब है री री टॉ, टॉ का मतलब टवर्ग, टॉ का मतलब टवर्ग यानी कि टॉ ठ ड ढ और नौ और नौ। इस नौ का उच्चारण स्थान पता है, नौ नहीं होता है पूरी, इसको ड़ा टाइप का बोला जाता है, ड़ा। जैसे आपने अगर गणेश जी की आरती सुनी होगी तो गणेश चूंकि ऐसे लिखाता है, गणेश ऐसे लिखाता है तो उसको पढ़ते हैं गणेश, गणेश जय गणेश, इस तरह से बोला जाता है। तो ये इसका उच्चारण होता है राइट उच्चारण। तो अब देखिए री टवर्ग, टवर्ग उसके बाद रॉ आ गया, रॉ और उसके बाद आ गया मूर्धन्य श, मूर्धन्य श जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मूर्धन्य यानी मूर्धा। तो री टवर्ग रॉ और मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। आप एक दो बार बोलिए रिटुर सानाम मूर्धा, रिटुर सानाम मूर्धा। तो री टवर्ग रॉ और ये मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। आपने देखा कि यहाँ तालव्य श का उच्चारण स्थान तालु से हो रहा था, दंत श का उच्चारण स्थान दांत से हो रहा था। अब देखिए उपुपध्या औष्ठा, उपुपध्या औष्ठा, उपुपध्या औष्ठा। तो यहाँ पे ऊ से आ गया हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ, हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ, जिसे आप हर्षऊ दुर्गऊ भी बोलते हैं। तो हर्ष ऊ दीर्घ ऊ, उसके बाद पवर्ग, पवर्ग प आया है यानी पवर्ग। तो पवर्ग का मतलब क्या हो गया, प फ ब भ और म। पवर्ग का मतलब प फ व भ म। तो हर्ष ऊ दीर्घ ऊ पवर्ग और
इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब जिसे होस्ट बोलते हैं, लिप बोलते हैं, तो इसी का उच्चारण स्थान ह्रस्व दीर्घ पवर्ग पफबमो का उच्चारण स्थान होता है होंठ से। अब देखिए यहाँ यमंगम नानाम नासिका च, यमंगम नानाम नासिका च, इसका मतलब होता है कि आप इसमें सीधा याद रखिएगा कि नासिका से उन वर्णों का उच्चारण होता है जो कि सभी कवर्ग पवर्ग चवर्ग टवर्ग जो भी उनके आखिरी जो वर्ण है, आखिरी जो वर्ण है, जैसे क के आखिरी में क्या आता है? अंग। च के आखिरी में क्या आता है? चो छो जो न्यो। ट के आखिरी में क्या आता है? टो ठो डो डो नो। त के आखिरी में क्या आता है? तो थो दो दो नो। और प के आखिरी में क्या आता है? प फ व भ मो। तो ये जो यंग अंग है, म है, अंग है, नौ है और ये टवर्गी नो और तवर्गी नो, ये दोनों, ये पांचों का उच्चारण स्थान नासिका से भी होता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ य म अंग, उसके बाद नौ, टवर्गी नो, फिर तवर्गी नो। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? इनका उच्चारण स्थान नाक से भी होता है। जैसे आप बोलिए न्या, कहाँ से आया? नाक से। इसी तरह से अंगा, अंगा बिना नाक की सहायता से नहीं बोल सकते। जैसा कि आपने यहाँ देखा अ, तो अ का साफ मतलब था अ, कंठ से आ रहा है। इसमें आपका जीभ देखिए कहीं टच नहीं करेगा, अ डायरेक्ट कंठ से। उसके बाद आप यदि ल को देखेंगे तो ला, लरी, लिरी, सीधा आपका दांत टकराएगा एक दूसरे से, लरी। तो ये लरी का उच्चारण स्थान दांत से। अब देखिए इचुई, आप हर्षवी बोलिए या दीर्घई बोलिए, देखिए तालू से निकलेगा दीर्घई, हर्षी। ये जो जीभ है ये ऊपर तालू की और तालू में सटेगा, तलवा में जिसे हम कहते हैं तालू, तो उसमें सटेगा। अब देखिए री, आपने जैसे बोला री, तो मैं बताई थी कि मसूड़ा के जस्ट ऊपर का पार्ट उसमें जीभ सटता है, री, मूर्धा, मूर्धा से निकल रहा। उसके बाद आपने हर्षु देखा, ऊ, ऊ देखिए लिप, ऊ इस तरह से जब निकलता है, लिप से निकल रहा, ओष्ठ से, और उसके बाद ये सब नाक से निकल रहा। इसके अलावा देखिए ये तीन ऐसे हैं जो कि दो स्थानों से निकलते हैं, यानी कंबाइंड रूप से दो स्थानों से निकलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कंठ तालु, यानी कि ये कंठ से भी निकल रहे हैं और कहाँ से निकल रहे हैं? तालु से भी, कंठ से भी तालु से भी। तो ये कौन कौन से हैं? ए दै तो, यानी ए और ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। जैसे आप बोलिए ई, तो कंठ से भी आ रहा आवाज और तालु भी सट रहा, ए कंठ से भी और तालु से भी। तो ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। इसका जो सूत्र है वो है एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु। अब देखिए उदोतो कंठोष्टम, उदोतो कंठोष्टम, इसमें भी दो आ रहा, एक कंठ हो गया और एक हो गया ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें ओ आ गया और ओ आ गया। तो ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ दोनों है। आप बोल के देखिए, ओ कंठ भी बोल रहा है और लिप भी बोल रहा है। तो ओ, औ, ये साथ औ भी के साथ, औ के साथ भी यही हो रहा है और औ के भी साथ यही हो रहा है, दोनों चीजें। तो ओदोतो कंठोष्टम, ओ का उच्चारण स्थान, ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ। अब देखिए लास्ट है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। इसमें भी देखिए दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ दो शब्द आपको दिख रहे होंगे, दांत और ओष्ठ। तो ये जो वो है, इस वो का उच्चारण स्थान भी दांत और ओष्ठ से दोनों से होता है। जैसे आप बोल के देखिए ओ, दांत भी और ओष्ठ भी, ओ दांत भी और ओष्ठ भी, ओ दांत और ओष्ठ। तो इसी तरह से आपने देखा कि आज पूरा जितना भी है मैंने सारा बता दिया कि इससे किससे किसका उच्चारण स्थान होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे नोट जरूर करेंगे, क्योंकि नोट कर लीजिए, 1 से 2 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको सारा याद हो जाए और कभी लाइव में कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा कि किसका किस में जाएगा। आपको जब ये सूत्र याद हो जाएगा तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस सूत्र तो एक गाना की तरह, मतलब एक गीत की तरह आप इसे गा लीजिएगा, ऋटुर सानाम मूर्धा पुब्ध्या मान्या नमोष्ठो। तो यही चीज़ है, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको और आपको पता भी चल गया होगा कि आखिर ये उच्चारण स्थान होता कहाँ और ये निकलता कहाँ से है, ओष्ठ क्या है, कंठ क्या है, मूर्धा क्या है, तालु क्या है। मैंने ये सब भी आपको बता दिया। आपके एग्जाम्स के लिए वीवी आई है, इसीलिए इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे, जरूर याद रखेंगे। 1 से 2 बार आपको अगर समझ नहीं आया तो आप इसे देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके एग्जाम तक आपका साथ रहेगा, आपके सिलेबस को पूरा कराएगा। तो चलिए, और अगर अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका ही काम है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अभी घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।